मास्टर जू, मैं इस बार सनशाइन विलेज से संबंधित किसी बात के बारे में पूछने आया हूँ, एल्डर शियानेउन ने कहा। अभी मेरा आपके सवालों का जवाब देने का मन नहीं है। कल फिर आइएगा, जू किंगशान ने हाथ हिलाते हुए उदासीनता से जवाब दिया। फिर एक हल्की नीली आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित हुई और उसकी आकृति पल भर में गायब हो गई। एल्डर शियानेयुन ने उस जगह को टकटकी लगाकर देखा जहां जू किंगशान खड़ा था। उनकी निगाहें पैनी थीं। उन्हें लगा कि यह आदमी और भी रहस्यमय हो गया है। हे एल्डर शियानेयुन, अब हमें क्या करना चाहिए? एल्डर फानेयुन ने बगल से पूछा। चलिए वापस चलते हैं और कल लौटेंगे। कोई न कोई हल तो निकलेगा ही, एल्डर शियानेयुन ने उत्तर दिया। सच्चा मार्शल पवित्र मैदान शक्तिशाली तो है, लेकिन उन्हें नियमों का पालन करना होगा। वे एक छोटे से गांव के लिए युद्ध नहीं करेंगे। दोनों बुजुर्गों के चुपचाप निराशा में चले जाने के बाद जू किंगशान सच्चे मार्शल पवित्र मैदान के भव्य हॉल में लौट आए। भव्य हॉल के अंदर जू किंगशान के अलावा अन्य 6 ग्रैंड एल्डर भी उपस्थित थे। गुरुजी, अमर आत्मा संप्रदाय में आखिर चल क्या रहा है? महान बुजुर्ग ने पूछा। मैं भी यही जानना चाहता हूँ, जू किंगशान ने शांत भाव से उत्तर दिया। गुरुजी, मैंने पहले ही खुफिया कक्ष से शिष्यों को जांच के लिए भेज दिया है। हमें जल्द ही परिणाम मिल जाएंगे, तीसरे बुजुर्ग ने कहा। हमें उन नतीजों का इंतजार करना चाहिए, जू किंगशान ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने ये भी सुना है कि वायलेट सन सिटी में पेंटिंग्स पैलेस फिर से खुलने वाला है। जी हाँ, कई मार्शल आर्टिस्ट पहले ही वायलेट सन सिटी पहुंच चुके हैं, तीसरे एल्डर ने जवाब दिया। सालों पहले हार्टलेस पेंटर और उसका पैलेस ऑफ पेंटिंग्स एक साथ गायब हो गए थे, जिसने पूरे सुदूर पश्चिम को झकझोर दिया था और एक अनसुलझा रहस्य बन गया था। लेकिन हाल ही में किसी ने एक पेंटिंग हासिल की और गलती से उसका रहस्य उजागर कर दिया। पता चला कि निर्दयी चित्रकार ने चित्रों के पूरे महल को अपनी एक कलाकृति के भीतर छिपा रखा था। इसीलिए शायद हम इसे इतने सालों तक नहीं खोज पाए। मुझे उसकी मशहूर ब्रश में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, जू किंगशान ने धीरे से कहा। लेकिन कहा जाता है कि उसने एक बार विश्व मोती प्राप्त किया था। वह उसकी विरासत में छिपा हो सकता है। इस बार हमें इसे चूकना नहीं चाहिए। हमें इसे हासिल करना ही होगा। हम चित्रकारी महल में किसे भेजें? तीसरे बुजुर्ग ने पूछा। ग्रैंड एल्डर टीम का नेतृत्व करेंगे। प्रमुख सदस्यों में से कुछ शिष्यों का चयन करें, जू किंगशान ने निर्देश दिया। अल्पविराम। दोपहर तक इंटेलिजेंस हॉल से शिष्य घटनाओं का एक संक्षिप्त सारांश लेकर लौट आए थे। आपका कहना है कि बेली शियाओ के संपर्क के कारण अमर आत्मा संप्रदाय सनशाइन विलेज के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचा रहा है, जू किंगशान ने सोच विचार करते हुए पूछा। जी हाँ, सच तो यह है कि अमर आत्मा संप्रदाय भी निश्चित नहीं है कि क्या वह गांव वही है जिसके बारे में बात हो रही है, शिष्य ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। जू किंगशान ने कुछ देर सोचा और फिर अन्य बुजुर्गों की ओर देखा। आप सभी क्या सोचते हैं? इसका हमारे संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, ग्रैंड एल्डर ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। एक गांव के लिए अमर आत्मा संप्रदाय से शत्रुता मोल लेना उचित नहीं है। मैं सहमत नहीं हूँ, छठे महान बुजुर्ग शियाओ रोक्सुआ ने आगे बढ़कर कहा। हमें पहले शियाओ ए से बात करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, वह महारानी की उत्तराधिकारी हैं। अगर यह उनका गांव है, तो उनकी राय मायने रखती है। बहुत खूब, बेली शियाओ को यहाँ ले आओ, जू किंगशान ने कहा। कुछ ही देर में बेली शियाओ को बुलाया गया। उसने वहां मौजूद सभी लोगों का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। इसके बाद जियाओ रोक्सुआन ने उसे सनशाइन विलेज की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। बेली शियाओ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने अविश्वास से सिर हिलाया। यह असंभव है। चू यांग और मैं साथ पले बड़े हैं। वह अमर आत्मा संप्रदाय की संतनी की हत्या के लिए कभी किसी को काम पर नहीं रखेगा। उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। और जब मैंने गांव छोड़ा था, तब वह नश्वर लोक में प्रवेश कर चुका था। उसके पास इतनी शक्ति होने का कोई तरीका नहीं है। हमने आपको यहाँ उसका बचाव करने के लिए नहीं बुलाया है, बड़े बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि सनशाइन विलेज आपका गृहनगर है, इसलिए हमने महसूस किया कि आपको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। बस इतना ही। गुरुजी, कृपया सनशाइन गांव को बचा लीजिए। वहां के लोग निर्दोष हैं, बेली शियाओ ने जू किंगशान के सामने घुटने टेकते हुए विनती की। ये तो बस एक छोटा सा गांव है। क्या यह आपके लिए वाकई इतना महत्वपूर्ण है? जियाओ रोक्सुआन ने कुछ हद तक बेबसी से पूछा।
मैं वहीं पली बड़ी हूँ। गांव वाले मेरे परिवार जैसे हैं। मैं चुपचाप बैठकर उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती, बेली शियाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। वह कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस छोड़ी, मानो कोई कठिन निर्णय ले रही हो। आंखों में दृढ़ निश्चय लिए उसने जू किंगशान की ओर देखा और कहा, गुरुजी, यदि संप्रदाय को वास्तव में कुछ आपत्तियां हैं और वे मदद नहीं करेंगे, तो मैं समझती हूँ। मैं महारानी होंगटियन की विरासत सौंपने के लिए तैयार हूँ, और सनशाइन विलेज के साथ जीवन मरण का सामना करने के लिए भी तैयार हूँ। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जियाओ रोकसुआन की भौहें तन गईं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुपचाप खड़ी होकर तुम्हें अपनी जान गंवाते हुए देखूंगी? गुरुजी, ये तो बस एक गांव है। इन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जियाओ रोकसुआन ने जू किंगशान से कहा। मुझे अमर आत्मा संप्रदाय से बातचीत करने दीजिए। जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं चुका दूंगी। बाकी लोगों का क्या विचार है? जू किंगशान ने शेष बुजुर्गों से पूछा। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा, फिर ग्रैंड एल्डर ने सपाट स्वर में कहा, अगर छठी ग्रैंड एल्डर इसे संभाल सकती हैं, तो उन्हें ही इस मामले की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। बहुत अच्छा, जू किंगशान ने शियाओ रोकसुआन की ओर मुड़ते हुए कहा। अमर आत्मा संप्रदाय को बता दो कि सच्चा मार्शल पवित्र मैदान चुयांग को खोजने में उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। पूरे पश्चिमी क्षेत्र में इनाम की घोषणा करें। जो भी चुयांग के ठिकाने के बारे में पुख्ता जानकारी देगा, उसे गृह स्तरीय हथियार मिलेगा। जो भी चुयांग को पकड़ लेगा, उसे स्टार ग्रेड हथियार मिलेगा। यही इनाम हम दे सकते हैं। अगर अमर आत्मा संप्रदाय दांव बढ़ाना चाहता है, तो उन्हें अंतर की राशि स्वयं चुकानी होगी। साथ ही बेली शियाओ से चुयांग का चित्र बनवाओ। हमें वांछित पोस्टरों के लिए इसकी आवश्यकता होगी। जू क्विंगशान की बातें सुनकर जियो रोकसुआ ने सिर हिलाया। बेली शियाओ ने तुरंत कहा, गुरुजी, चुयांग हत्यारा नहीं हो सकता। बस करो। संतनी की मृत्यु का दोष किसी को तो भुगतना ही होगा, महागुरु ने ठंडे लहजे में बीच में ही टोकते हुए कहा। अगर तुम यही करते रहे, तो महारानी की विरासत सौंपकर सनशाइन विलेज वापस चले जाओ। देखते हैं तुम किसे बचा पाते हो। बेली शियाओ चुप हो गई। वह समझ गई थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड, ग्रैंड एम्प्रेस की विरासत के कारण ही सनशाइन विलेज की मदद कर रहा था। बाद में ग्रासफुल विलो माउंटेन पर वापस आकर जियाओ रोकसुआन के समझाने पर बेली जियाओ अपने कमरे में लौट आई। उसका दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी धारदार ब्लेड से चीरकर टुकड़े टुकड़े किया जा रहा हो। जब उसने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का मनचाहा चित्र स्वयं बनाया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। कागज पर बने परिचित चेहरे को देखते ही उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। मुझे माफ कर दो, चुयांग। मुझे बहुत बहुत खेद है। वह सिर को गले लगाकर अकेले रोते हुए सिसकियां लेने लगी। वह यूं ही कोई नकली तस्वीर नहीं बना सकती थी। सनशाइन विलेज में इतने सारे लोग थे कि कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह असली है या नकली। जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसे सौंपने और व्यक्तिगत रूप से उसे नरक की गहराइयों में भेजने का दर्द कोई कभी नहीं समझ सकता। उस लंबी रात की खामोशी में एक ठंडी हवा पहाड़ की चोटी पर बह निकली। ये पहाड़ियों पर धीरे से गुजरी, जिससे दोनों ओर के ऊंचे पेड़ डोल गए। नर्म चांदी जैसी चांदनी पानी की तरह नीचे गिर रही थी। एक युवक पहाड़ी पर बैठा था। उसकी कमर में तलवार थी और हाथ में शराब का घड़ा था। वह धीरे धीरे पी रहा था, ठंडी हवा को अपने ऊपर से बहने दे रहा था। उस मादक शराब ने उसके दिल में थोड़ी गर्माहट भर दी। चुयांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपने हाथ में मौजूद वांछित पोस्टर को देखा। उसका दिमाग अभी भी स्तब्ध था। अमर आत्मा संप्रदाय की संतनी से मेरा क्या लेना देना है? अचानक पूरे पश्चिमी क्षेत्र के हर बड़े शहर में मेरी तलाश क्यों हो रही है? संसार के स्वामी ने आह भरते हुए कहा, शायद तुम्हें फंसाया गया है। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत तूफानों का सामना किया था। कई बातें उन्हें एक नज़र में ही स्पष्ट हो जाती थीं। मैं जाकर उन्हें समझा सकता हूँ और सारी बातें स्पष्ट कर सकता हूँ। चुयांग ने दृढ़ता से कहा। ये काम नहीं करेगा। जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे, वे तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेंगे, संसार के स्वामी ने उत्तर दिया। उनके लिए जीवन का कोई मोल नहीं है। वे किसी को छोड़ने के बजाय किसी गलत व्यक्ति को मारना पसंद करेंगे। ये तथाकथित प्रमुख संप्रदाय आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक निर्दयी और अत्याचारी होते हैं। लेकिन मैं इस तरह हमेशा के लिए नहीं छिप सकता, चुयांग ने बेबसी से कहा।
ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें भेस बदलने की तकनीक सिखा सकता हूँ, संसार के स्वामी ने हंसते हुए कहा। मेरी विधि अत्यंत उन्नत है। जब तक कोई सच्चे भाग्य से युक्त शाही मध्याह्न क्षेत्र का साधक न हो, अधिकांश लोग इसे पहचान नहीं पाएंगे। अल्पविराम। पवित्र वसंत संप्रदाय में आंतरिक प्रांगण प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हो गई थी। ग्रैंड एल्डर त्यानजिन अपने समूह के साथ ऋषि जहाज पर सवार होकर सच्चे मार्शल पवित्र मैदान में लौटने की तैयारी कर रहे थे। जू जीमो मुस्कुराते हुए ग्रैंड एल्डर त्यानजिन के पास पहुंचे। सातवें ग्रैंड एल्डर, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगा। क्यों? बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा। मैं कुछ समय के लिए बाहर जाकर अभ्यास करना चाहता हूँ। संप्रदाय में मेरा कोई जरूरी काम नहीं है, जू जीमो मुस्कुराया। ठीक है, बस सावधान रहना। ग्रैंड एल्डर त्यानजिन ने जूजिमो को एक लंबी, विचारशील नजर डालने के बाद जवाब दिया और फिर दूसरों के साथ जहाज पर सवार हो गए। मोलेई के खिलाफ हुए मैच ने ग्रैंड एल्डर त्यानजिन के जूजिमो के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया था। बेशक, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग का मानना था कि जूजिमो साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक असाधारण थी। शाओ गुइजी के साथ जाने के प्रस्ताव को ठुकराकर जूजिमो अकेले ही रवाना हो गए। उसने देखा कि ऋषियान आकाश में ऊपर की ओर उड़ गया और क्षितिज पर एक छोटे से काले बिंदु में तब्दील हो गया। अपनी पीठ पर घुमावदार तलवार लिए, जूजिमो ने अपने वस्त्रों को ठीक किया और वायलेट सन सिटी की ओर बढ़ने लगा। वायलेट सन सिटी, वायलेट सन साम्राज्य की राजधानी थी। ये साम्राज्य हजारों वर्षों से अस्तित्व में था और अनगिनत युद्धों से बच निकला था। इस प्राचीन शहर का अपना एक अलग ही गौरव और इतिहास था। पहले के समय में वायलेट सन सिटी अधिकांश शहरों की तुलना में अधिक समृद्ध थी। अब चित्रकला महल के निर्माण की अफवाहों के चलते हर दिशा से लोग इस भव्य शहर में उमड़ रहे थे। शहर भीड़ से लगभग खचाखच भरा हुआ था। अल्पविराम। 3 दिनों की यात्रा के बाद जूजिमो आखिरकार पश्चिमी क्षेत्र के सबसे पुराने शहरों में से एक वायलेट सन सिटी के द्वार पर पहुंच गया। शहर को भीतरी और बाहरी हिस्सों में विभाजित किया गया था। भीतरी शहर में शाही महल स्थित था, जहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित था। शहर के बाहरी इलाके की मुख्य सड़कों पर हर जगह विक्रेता मौजूद थे, जो हथियारों, मेरिडियन तकनीकों और अमर औषधियों की चकाचौंध भरी विविधता में बिक्री कर रहे थे। जैसे ही जूजिमो शहर में दाखिल हुआ, उसने पाया कि हर सराय पूरी तरह से भरी हुई थी। सड़कों पर केवल असंबद्ध साधकों की ही भीड़ नहीं थी, बल्कि उनमें से अधिकांश संप्रदाय के शिष्य थे। उनकी एक जैसी धार्मिक पोशाकों से उन्हें पहचानना आसान था। जूजिमो मुख्य सड़क पर चलते हुए कम से कम 10 अलग अलग संप्रदायों के शिष्यों को पहचान गए। भीड़ भाड़ वाली जगह से गुजरते हुए वह एक शांत गली में रुक गया। उस गली के बीचों बीच सिटो इन नाम का एक शराब खाना था, जहां खूब चहल पहल थी। जूजिमो ने सिटू युनकिंग से इतनी जल्दी तरक्की की उम्मीद नहीं की थी। महज थोड़े समय में ही उसने वायलेट सन साम्राज्य की राजधानी में एक रेस्तरां खोल दिया था। निस्संदेह, उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अलावा ये सफलता जूजिमो के संसाधनों के रूप में दिए गए पर्याप्त समर्थन के कारण भी थी। रेस्टोरेंट में प्रवेश करते ही जूजिमो ने पाया कि पहली मंजिल पूरी तरह से भरी हुई थी और वहां कोई निजी कमरा भी उपलब्ध नहीं था। किस्मत से उसे दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास एक खाली मेज मिल गई। अपने लिए एक ड्रिंक डालते हुए उसने नीचे मौजूद जीवंत भीड़ की ओर देखा। वह जानता था कि यहाँ के अधिकांश लोग निर्दयी चित्रकार और चित्रकला महल की विरासत को हासिल करना चाहते हैं। निर्दयी चित्रकार ने एक समय पश्चिमी क्षेत्र में भारी हलचल मचा दी थी। किंवदंती के अनुसार उनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था और उन्हें बचपन से ही चित्रकला का शौक था। उनका परिवार संपन्न था और उनकी रुचि को पूरा करने में सक्षम था। 15 वर्ष की आयु तक वे सुलेख और चित्रकला के एक प्रसिद्ध उस्ताद बन चुके थे। कई लोग उनकी कलाकृतियों के दीवाने थे। कुछ लोग तो उनकी एक कलाकृति पाने के लिए 7 दिन तक उनके दरवाजे पर इंतजार भी करते थे। हालांकि उनका परिवार धनी था, फिर भी वे साधारण लोग थे, मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि शरद ऋतु में घूमने के दौरान एक बार उन्हें भेड़िए के बालों से बना एक ब्रश मिला था। ब्रश से उसे जैसे कोई आकर्षण महसूस हो रहा था। किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आकर्षित होकर उसने जिज्ञासावश अपना खून उस पर टपका दिया। उसी क्षण ब्रश सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और साधना की पूरी विधि उसकी स्मृति में समाहित हो गई। इसे आत्मसात करने के बाद उसने पाया कि यह खेती की एक तकनीक थी।
उच्च स्तर पर अभ्यास किए जाने पर ये कथित तौर पर कागज पर चित्रित वस्तुओं को वास्तविक भौतिक वस्तुओं में बदल सकता है। सैद्धांतिक रूप से इस तकनीक की कोई सीमा नहीं थी, यहाँ तक कि अगर वह कागज पर एक महान सम्राट का चित्र भी बनाता तो उसे वास्तविक दुनिया में लाया जा सकता था। लेकिन उस स्तर को हासिल करने की कीमत एक वास्तविक महान सम्राट बनने की कीमत से कहीं अधिक होगी। निर्दयी चित्रकार सम्राट वू चेन के ही युग में रहता था और भाग्य के संघर्ष में उसका सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। अंतिम निर्णायक युद्ध में वह पराजित हुआ और पूरी तरह से गायब हो गया। कई वर्षों बाद वह तब पुनः प्रकट हुआ जब विश्व के सबसे दुर्लभ खजानों की सूची में प्रथम स्थान पर रहने वाला पौराणिक विश्व मोती प्रकट हुआ, जिससे पूर्वी महाद्वीप में रक्तपात हो गया। यहाँ तक कि ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड और 5 अन्य शाही वंश भी मोती के लिए लड़ाई में शामिल हो गए। उस दिन निर्दयी चित्रकार आकाश से उतरा और उसने अकेले ही एम्पायरियन मेरिडियन दायरे के 8 विशेषज्ञों को परास्त कर दिया। उसने विश्व मोती उठाया और उतनी ही सहजता से चला गया जितनी सहजता से वह आया था। उसके बाद से निर्दयी चित्रकार फिर से गायब हो गया और यहाँ तक कि उसके द्वारा स्थापित चित्रकला महल भी रातों रात गायब हो गया। अल्पविराम। जैसे ही वेटर उसका खाना लेकर आया, जूजिमो के विचार वर्तमान में लौट आए। वह अपनी अगली योजनाओं को तय करते हुए खाना खा रहा था। चित्रकला महल में आने का उनका उद्देश्य विश्व मोती प्राप्त करना था। वह अब सच्चे मध्याह्न क्षेत्र के शिखर पर था और उसका अगला कदम अपने सच्चे भाग्य को संघनित करना और निर्जन मध्याह्न क्षेत्र में आरोहण करना था। दरअसल अगर उसके भाग्य को संक्षेप में बताने की आवश्यकता न होती तो वह बहुत पहले ही सफलता हासिल कर चुका होता। अपने सच्चे भाग्य को संघनित करना एक मार्शल आर्टिस्ट के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। आप जितना बेहतर अपने सच्चे भाग्य को संघनित करेंगे, बाद में जब आप इंपीरियल मेरिडियन क्षेत्र में पहुंचेंगे और आपका भाग्य प्रकट होगा, तो वह उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। जूजिमो ने अपने पिछले जीवन के मार्ग पर चलने की योजना नहीं बनाई थी। उसका लक्ष्य विश्व मोती प्राप्त करना था। यदि वह विश्व मोती को अपने सच्चे भाग्य में ढाल सके, तो वह अपने भीतर एक संपूर्ण दुनिया को समाहित कर सकता है। हालांकि ऐसी दुनिया एक छद्म दुनिया होगी, जो एक सच्ची दुनिया से अतुलनीय होगी, फिर भी एक नकली दुनिया में भी अपार शक्ति होगी। विश्व के सबसे दुर्लभ खजानों की सूची में शीर्ष स्थान पर मौजूद वस्तु को अपना सच्चा भाग्य मानकर ऐसा कारनामा करना अभूतपूर्व होगा। अल्पविराम। जब जूजिमो खाना खाते हुए इन बातों पर विचार कर रही थी, तभी काले कपड़े पहने एक महिला सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। उसके आते ही चहल पहल से भरी दूसरी मंजिल एकदम शांत हो गई। ऐसा लगा मानो हवा ही ठंडी हो गई हो। महिला ने काले चमड़े के तंग कपड़े पहने थे, उसका शरीर आकर्षक था। उसके बाल छोटे और कान तक लंबे थे और उसकी पीठ पर एक लंबी काली तलवार बंधी हुई थी। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगी, कई ग्राहक खाना खाना भूल गए। वे बस अचंभित होकर उसे देखते रह गए। पूरे परिसर को छानने और कोई खाली सीट न मिलने पर वह महिला सीधे जूजिमो की मेज पर बैठ गई। जूजिमो ने उसकी तरफ एक नजर डाली, फिर शांति से खाना जारी रखा। महिला ने रुचि से हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? किस बात से डर? जूजिमो ने शांत भाव से जवाब दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम नहीं कर सकते, और न ही तुम्हारा नरक का पवित्र मैदान कर सकता है, उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जूजिमो उसे अपने पिछले जन्म से जानता था। उसका नाम शा किंग हुआ था, जो मार्शल आर्ट की दुनिया में काली राक्षसी के नाम से जानी जाती थी, और वह इस पीढ़ी की पवित्र भूमि की पवित्र पुत्री थी। शा, जिसका अर्थ है वध, उपनाम दुर्लभ था, लेकिन उसका वंश सुप्रसिद्ध था। उनके पूर्वज परमपिता शा थे, जो नरक के पवित्र मैदान के दूसरे परमपिता थे, और वह उनकी प्रत्यक्ष वंशज थी। संक्षेप में कहें तो वह निर्मम और बेरहम थी। वह एक ऐसी शैतान थी जो पलक झपकाए बिना हत्या कर देती थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार, केवल इसलिए कि एक संप्रदाय के एक शिष्य ने अनजाने में उसे नाराज कर दिया था, उसने उनके पहाड़ पर धावा बोल दिया और पूरे संप्रदाय का नरसंहार कर दिया। लेकिन जिस बात ने जूजिमो को हैरान किया, वह ये थी कि अपने पिछले जन्म में ये क्रूर और निर्दयी राक्षसी चुयान के प्यार में पड़ गई थी। चुयान के सामने वह एक शांत और आज्ञाकारी बिल्ली के बच्चे की तरह थी, और अंततः उसकी कई प्रेमिकाओं में से एक बन गई। अल्पविराम। क्या आप सच्चे मार्शल पवित्र भूमि से हैं, या दिव्य सूर्य पवित्र भूमि से?
शा किंगहुआ ने उत्सुकता से पूछा। पश्चिमी क्षेत्र में केवल 3 ही शाही वंश थे। केवल सच्चे मार्शल और दिव्य सूर्य पवित्र स्थल ही नरक के पवित्र स्थल से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जू जीमो ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगी सिर्फ इसलिए कि तुम शाही खानदान से हो, उसने घमंड से कहा। मैंने सुना है लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें मौत की देवी कहते हैं। क्या ये सच है? जू जीमो ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम मौत को दावत दे रही हो? शा किंगहुआ ने झट से अपनी तलवार निकालते हुए कहा। लेकिन कोई उससे भी तेज था। क्लैंग! तेज रोशनी की एक चमक शा किंगहुआ के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक गहरा घाव हो गया, मांस फट गया और खून बहने लगा। यह एक चेतावनी है। अगर तुमने दोबारा मेरे सामने तलवार निकाली, तो अगली बार मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, जू जीमो ने शांत भाव से कहा, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, वह अभी भी अपनी प्लेट से खाना उठा रहा था। किसी ने नहीं देखा कि उसकी तलवार कैसे चली। उन्होंने बस सफेद रोशनी की एक चमक देखी, और फिर खून। मैं तुम्हें याद रखूंगी, शा किंगहुआ ने ठंडे लहजे में कहा और जूजीमो को घूरने लगी। ओह! जूजीमो ने सिर हिलाया। तो मुझे जीवन भर याद रखना, भूलना मत। शा किंगहुआ ने अपने हाथ पर लगे गहरे घाव को देखा। बिना भौहें चढ़ाए, वह मुड़ी और चली गई। अल्पविराम। खाना खत्म करने के बाद, जूजीमो भी उठकर चले गए। उसके जाते ही, पहले से शांत दूसरी मंजिल पर शोरगुल मच गया क्योंकि हर कोई उसकी पहचान के बारे में अटकलें लगा रहा था। पेंटिंग्स अ पैलेस कुछ दिन पहले ही सामने आ चुका था, लेकिन प्रवेश नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, इसलिए अभी तक किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। प्रवेश के नियम आमतौर पर सम्राट वंश के 3 संप्रदायों द्वारा तय किए जाते थे। बागी साधक और छोटे संप्रदाय केवल बचे खुचे हिस्से पाने की उम्मीद ही कर सकते थे। अब, नरक के पवित्र स्थल के पहले से ही मौजूद होने के कारण, केवल सच्चे मार्शल और दिव्य सूर्य के पवित्र स्थल ही अभी तक नहीं पहुंचे थे। जूजीमो वायलेट सन सिटी के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचा और उसने हवा में तैरता हुआ एक विशाल महल देखा। महल देखने में अवास्तविक लग रहा था, मानो कोई चित्रकारी हो। हर कोण से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वह बदल रहा हो, उसकी रूपरेखा ब्रश की रेखाओं की तरह बह रही हो, जिससे एक अवास्तविकता का आभास हो रहा था। लेकिन महल तो वास्तविक था। ऐसी अफवाह थी कि निर्दयी चित्रकार ने एम्पायरियन मेरिडियन दायरे में प्रवेश करने के दौरान प्रेरणा प्राप्त की और एक स्क्रॉल पर महल का चित्र बना दिया। गरज उठी, और आध्यात्मिक शक्ति 90,000 मील तक फैल गई। फिर चित्रित महल वास्तविक दुनिया में प्रकट हो गया। वह किंवदंती सच थी या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। अल्पविराम। तब तक, कई लोग चित्रकला महल के नीचे जमा हो चुके थे। न केवल 3 प्रमुख शाही वंशों ने प्रतिनिधि भेजे थे, बल्कि अमर आत्मा संप्रदाय और पवित्र वसंत संप्रदाय जैसे कुलीन संप्रदाय भी प्रतिस्पर्धा करने आए थे। जूजीमो के पहुंचते ही भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ गई। ये वास्तव में युद्ध कला का पवित्र स्थल है। उसने ऊपर देखा तो दूर से एक विशालकाय ऋषियान तेजी से उसकी ओर आ रहा था। जैसे जैसे वह नजदीक आता गया, उसकी आकृतियां और स्पष्ट होती गईं। जहाज के ऊपर प्रथम ग्रैंड एल्डर खड़े थे। उनका हरा वस्त्र हवा में लहरा रहा था और उनके सफेद बाल उनके पीछे लहरा रहे थे। उनके बगल में 3 शिष्य खड़े थे। उनके पोते शाओ शिंग्यू, उनके शीर्ष शिष्य झोंगशिन और जू किंगशान के प्रमुख शिष्य मेंग कुओ। जैसे ही ऋषियों का दल चित्रकला महल के पास पहुंचा, दूर से एक तीखी, भयानक दहाड़ सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा तो एक विशालकाय सुनहरा कौवा आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये कई मीटर लंबा था, उगते सूरज की तरह धधक रहा था, इसका पूरा शरीर लपटों से ढका हुआ था। दिव्य सूर्य पवित्र भूमि भी आ गई है, किसी ने हौंफते हुए कहा। छी, ये तो अभी भी पहले की तरह ही दिखावटी हैं, दूसरे ने उपहास उड़ाते हुए कहा। जैसे ही हवाई यान और गोल्डन क्रो दोनों पास पहुंचे, पेंटिंग पैलेस के पास हवा में पालथी मारकर बैठी एक आकृति दिखाई दी। वह एक बूढ़ा आदमी था, जो गहरे कोहरे से घिरा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन खड़ी होते ही अचानक खुल गईं। एल्डर शाओ, एल्डर जिंग, आप आखिरकार आ ही गए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हे यान जी, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, सच्चे मार्शल पवित्र भूमि के महान बुजुर्ग ने दिव्य सूर्य पवित्र भूमि के बुजुर्ग के साथ आगे बढ़ते हुए कहा। हे एल्डर हे यान, पेंटिंग्स पैलेस की क्या स्थिति है? ग्रैंड एल्डर ने पूछा। मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है,
हेया ने उत्तर दिया। महल में कुछ प्रतिबंध हैं, केवल 50 वर्ष से कम आयु के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, ये बिल्कुल सही रहेगा, हम अपने शिष्यों को अंदर भेज सकते हैं, ग्रैंड एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कई विरासतें या तो उनके वंशजों के लिए होती है या किसी चुने हुए उत्तराधिकारी के लिए। इसलिए अधिकांश विरासतें प्रतिबंधों के साथ आती हैं। कोई भी वरिष्ठ नागरिक ये नहीं चाहेगा कि उसकी विरासत पर अगली पीढ़ी का कब्जा हो जाए। इसीलिए प्रमुख संप्रदायों ने युवा शिष्यों को साथ लाया, क्योंकि उन्हें इसका पूर्वाभास था। क्या इस प्रतिबंध को तोड़ने का कोई तरीका है? दिव्य सूर्य पवित्र भूमि के एल्डर जिंग ने कुछ सोचने के बाद पूछा। निर्दयी चित्रकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एल्डर हेया ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने जो प्रतिबंध लगाया है, उसे हम तोड़ नहीं सकते। जब तक हम शाही स्तर के दिव्य हथियार का इस्तेमाल न करें, तब तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन मेरे अवलोकन के अनुसार, यदि हम जबरदस्ती मुहर तोड़ते हैं, तो पूरा चित्रकला महल स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। तो फिर शिष्यों को अंदर जाने दो, हम महल कल सुबह खोलेंगे। कुछ देर बाद महागुरु ने निर्णय लिया। दोनों संप्रदायों के अन्य बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। गुरुदेव ने नीचे बिखरे हुए साधकों की भीड़ की ओर मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, तीनों प्रमुख संप्रदायों के निर्णयानुसार चित्रकला महल में प्रवेश कल सुबह से शुरू होगा। तीनों प्रमुख संप्रदायों के शिष्य सबसे पहले प्रवेश करेंगे। अन्य लोग उनके तुरंत बाद प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन कृपया अनुशासन बनाए रखें। जो कोई भी गड़बड़ी करेगा, उसे परिणाम भुगतने होंगे। उनकी आवाज वायलेट सन सिटी में गूंज उठी। ये सुनकर कि महल जल्द ही खुलने वाला है, सभी के मन में उत्साह और उमंग उमड़ पड़ी। यदि किसी को हार्टलेस पेंटर की विरासत प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो वह पल भर में महानता की ऊंचाइयों को छू सकता है। चूंकि समय अगली सुबह के लिए निर्धारित किया गया था, इसलिए कई लोग रात के लिए अपने किराए के सराय में वापस चले गए। जू जीमो आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने ऊपर देखा तो उसे अपने पिता जू किंगशान के प्रमुख शिष्य मेन कुओ को पास के एक शराबखाने की खिड़की से बाहर झुककर उस पर चिल्लाते हुए पाया। मेन कुओ बचपन में उसके साथ खेला करता था, हालांकि साधना के कारण हाल के वर्षों में उनकी एक दूसरे से ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी। अब परमाणुचन मेरिडियन क्षेत्र के शिखर पर पहुंचकर और शाही मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने के करीब पहुंचकर मेन कुओ को संप्रदाय में रहने से कोई खास लाभ नहीं मिल रहा था। वह अपना अधिकांश समय यात्रा करने और स्वयं को परिपक्व बनाने में व्यतीत करता था। जू जीमो ने ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड में मिलने की योजना नहीं बनाई थी। वह अकेले ही महल में प्रवेश करने वाला था। उसे अपने पिछले जीवन से ही उसकी रूपरेखा का ज्ञान था। लेकिन अब जब मेन कुओ ने उसे देख लिया था, तो यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह गुप्त रख सके। वह सराय की दूसरी मंजिल पर गया। मेन कुओ ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। छोटे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने सुना था कि पेंटिंग्स पैलेस प्रकट हुआ है और मैंने सोचा कि मैं इसे देख लूं, जू जीमो ने लापरवाही से जवाब दिया। मेन कुओ लगभग 2 मीटर लंबा था और काले वस्त्र के नीचे उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी। वह शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण था। उसके बाल बिखरे हुए और घने थे, जो एक जंगली अफ्रीकी हेयर स्टाइल की तरह दिखते थे और सभी दिशाओं में फैले हुए थे। भाई मेंग, आप कब वापस आए? जू जीमो ने अंदर कदम रखते हुए पूछा। चारों ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि दूसरी मंजिल विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों से भरी हुई थी, न केवल ट्रू मार्शल सेक्रेट ग्राउंड के, बल्कि परगेटरी सेक्रेट ग्राउंड, डिवाइन सन सेक्रेट ग्राउंड और कई अन्य संप्रदायों के भी। मैं कुछ दिन पहले ही लौटा हूँ। गुरुजी ने मुझे ग्रैंड एल्डर के साथ चित्रकला महल चलने को कहा था, मेन कुओ ने हंसते हुए कहा। कौन जाने, शायद यही मेरे लिए सफलता का मौका हो। जू जीमो ने सिर हिलाया। वह जानता था कि मेन कुओ काफी समय से एक ही स्तर पर अटकी हुई थी। जैसे जैसे प्रगति होती गई, साधना और कठिन होती गई, मेरिडियन गेट्स को अनलॉक करना तेजी से कठिन होता चला गया। चूंकि तुम यहाँ हो, तो कल मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेन कुओ ने मजाक में कहा। जू जीमो ने सिर हिलाया, कोई आपत्ति नहीं जताई। वह जानता था कि महल के अंदर पहुंचने के बाद सभी को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। जब वे बातचीत कर रहे थे, तभी एक पुरुष और एक महिला उनके पास आए। वह महिला शाकिंग हुआ थी, जो नरक के पवित्र स्थल की पवित्र पुत्री थी।
उसके बगल में खड़ा पुरुष काले वस्त्र पहने हुए था और उसने अपना चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था, जिससे केवल उसकी ठंडी, उदास आंखें ही दिखाई दे रही थी। तुम क्या चाहते हो? मेन कुओं ने भौहें चढ़ाकर पूछा। भाई, मुझे पहले इसी ने चोट पहुंचाई थी, शा किंगहुआ ने जूजीमो की ओर इशारा करते हुए कहा। उस आदमी ने जूजीमो की ओर देखा। उसकी आंखें निर्जीव थी, जैसे ठहरा हुआ पानी, या मानो वह किसी लाश को देख रहा हो। तुम क्या चाहते हो, दानव राजकुमार? मेन कुओं ने गुस्से से भरी आवाज में मेज पर हाथ पटका। ये व्यक्ति नरकलोक के पवित्र स्थल का पवित्र पुत्र था। बहुत कम लोग उसका असली नाम जानते थे। अधिकतर लोग उसे तियान मोजी, दानव राजकुमार, कहकर पुकारते थे। तियान मोजी ने मेंगकुओ की ओर एक नजर डाली, फिर जूजिमो से नजरें मिलाईं। उसकी आवाज धीमी थी, जिसमें एक सिहरन भरी बेचैनी थी। मेरी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बार मैं इसे माफ कर देता हूँ। लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ, तो चाहे तुम सच्चे मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के युवराज ही क्यों न हो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या तुम हमारे संप्रदाय से युद्ध शुरू करना चाहते हो? मेंगकुओ ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन तियान मोजी ने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। उसकी निगाहें जूजीमो पर टिकी रहीं। कोई बात नहीं, भाई मेंग, जूजीमो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने तियान मोजी की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें अपनी बहन को मुझसे दूरी बनाए रखने की सीख देनी चाहिए। उसे मुझे फिर से उकसाने मत देना। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, मुट्ठी कसकर भींची, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जोर से उसकी उंगलियों के जोर चटक गए। नहीं तो अगली बार मैं उसका सिर तरबूज की तरह कुचल दूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए यह बात कही। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में जो पागलपन था, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तियान मोजी के चेहरे के भाव बदल गए। जूजीमो में उन्हें खुद की ही एक झलक दिखाई दी। कई मायनों में वे एक जैसे थे। दोनों ही अतिवादी, खतरनाक थे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तियान मोजी ने कुछ देर तक जूजीमो को घूर कर देखा, फिर मुड़कर चली गई। भाई, तुम क्या कर रहे हो? शा किंगहुआ ने उलझन में पड़कर उससे पूछा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसे फिर से उकसाओ मत, तियान मोजी ने शांत स्वर में कहा और अपनी सीट पर लौट आया। क्यों नहीं? शा किंगहुआ ने पूछा। क्योंकि वो तुम्हें मार डालेगा। तियान मोजी की बातें सुनकर शा किंगहुआ स्तब्ध रह गया। उसके मन में हमेशा से श्रेष्ठता की भावना रही थी। एक महान सम्राट की वंशज और शाही वंश की पवित्र पुत्री होने के नाते कुछ ही लोग उसे उकसाने की हिम्मत करते थे। उससे अधिक शक्तिशाली लोग भी आमतौर पर टकराव से बचते थे। उसकी पृष्ठभूमि के अलावा सभी लोग ये भी जानते थे कि उसका एक भाई था जो उस पर पागलों की तरह प्यार लुटाता था, जो डरावना और अत्यधिक सुरक्षात्मक था। लेकिन अब उसी भाई ने उसे बताया था कि जिन चीजों पर वह भरोसा करती थी, वे कुछ लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। कुछ लोग बिना किसी झिझक के तरबूज को फोड़ने जितनी आसानी से उसे मार डालेंगे। अल्पविराम। शा किंगहुआ ने सिर झुकाए, सोच में डूबी हुई जूजीमो की ओर एक नजर डाली। मेंगकुओ ने भी आश्चर्य से जूजीमो की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद जूजीमो इतना बदल जाएगा। जब वे दोनों खाना खा रहे थे, तभी लोगों का एक और समूह सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर आ गया। जूजीमो ने उधर देखा तो उन्हें उनमें ग्रैंड एल्डर के पोते शाओ शिंग्यू और उनके शीर्ष शिष्य झोंगशिन भी दिखाई दिए। शाओ शिंग्यू ने भी जूजीमो को देखा और आश्चर्य से पूछा, जूजीमो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मुझे हर जगह आपको रिपोर्ट करना होगा? जूजीमो ने सपाट लहजे में जवाब दिया। शाओ शिंग्यू ने ठंडी सांस ली और अपने समूह के साथ पास की एक मेज पर बैठ गया। कुछ दबी आवाज में हुई बातचीत के बाद सफेद कपड़े पहने एक युवक खड़ा हुआ और जूजिमो के पास पहुंचा। नमस्कार, युवा गुरु जू, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं झांग हे हूँ, ईथरियल संप्रदाय का शिष्य। क्या मैं अपना परिचय दे सकता हूँ? दफा हो जाओ, जूजिमो ने बिना सिर उठाए ही जवाब दिया। उसका ध्यान अभी भी अपने खाने पर था। वह जानता था कि झांग हे शाओ शिंग्यू के साथ था और उसके इरादे स्पष्ट रूप से बुरे थे। इसके अलावा जूजिमो अपने पिछले जीवन के अवसरों के बारे में गहराई से सोच रहा था। उसके पास उनकी तुच्छ दिमागी चालों के लिए समय नहीं था। अगर वह इन लोगों को मार भी देता, तो इससे उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता। वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। जूजिमो का ध्यान अपने अतीत के ईश्वरीय मेरिडियन क्षेत्र की साधना को पुनः प्राप्त करने पर केंद्रित था,
लेकिन वह पुराने मार्ग को दोहराने के बजाय एक नया मार्ग बनाना चाहता था। उसका लक्ष्य अपनी प्रगति को अधिकतम करना था। चाहे वह नर्क दमनकारी देवता का शरीर हो या विश्व मोती, ये वे चीजें थी जिनकी उसने कभी कामना की थी लेकिन उन्हें प्राप्त करने में असफल रहा था। इन तथाकथित पवित्र पुत्रों और पवित्र पुत्रियों का क्या? वे उनके लिए अर्थहीन थे। अल्पविराम। झांगे ने जूजिमो के ठंडे रवैये पर थोड़ी भौहें चढ़ाईं, लेकिन जल्दी ही उसे मुस्कान से छुपा लिया और आगे कहा, युवा स्वामी जू, मैंने हाल ही में कुछ अफवाहें सुनी हैं और आशा करता हूं कि आप उन्हें स्पष्ट कर देंगे। मुझे आश्चर्य है, क्या आप अनिच्छुक हैं या बस डरे हुए हैं? स्पष्ट उकसावे को देखते हुए जूजिमो ने आखिरकार अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और ऊपर देखते हुए शांत भाव से कहा, तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपनी सीमा जान लो, वरना इसके परिणाम तुम्हारी सहनशक्ति से परे हो सकते हैं। झांगे ने शाओ शिंग्यू की ओर सूक्ष्म दृष्टि डाली, फिर जोर से ताली बजाई, जिससे सराय में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। सब लोग ध्यान से सुनो, मुझे एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनानी है, उसने जोर से घोषणा की। हाल ही में मैंने ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के वाइस लॉर्ड के बेटे के बारे में अफवाहें सुनी। कहते हैं कि वह अपने पिता के रुतबे का फायदा उठाकर मनमानी करता है। वह जूनियर बहनों को शर्त में धोखा देता है, उनसे इंपीरियल मेरिडियन दायरे के जानवरों के शावक चुराने के लिए फुसलाता है। वह साथ ही शिष्यों को लूटता है और अक्सर संप्रदाय के सबसे बुरे तत्वों के साथ मेलजोल रखता है। वैसे तो मैं ऐसी अफवाहों को निराधार मानता हूँ, लेकिन आज मेरी मुलाकात उस कथित अपराधी, हमारे अपने यंग मास्टर जू से हुई। वह काफी सभ्य दिखते हैं। यकीनन वह इतने नीच, बेशर्म या अभद्र नहीं होंगे। फिर भी ये अफवाहें नुकसानदायक हो सकती हैं। शायद यंग मास्टर जू कुछ कहकर इस मामले को स्पष्ट कर सकें। झांगे के तीखे भाषण के साथ ही कमरे में मौजूद सभी लोग मुड़कर जूजिमो को घूरने लगे। जूजिमो ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा, फिर शाओ शिंग्यू की ओर एक नजर डाली। शाओ की व्यंग्यात्मक निगाहों को देखते ही वो तुरंत समझ गया, यह अफवाह के बारे में नहीं था, ये तो बस एक साजिश थी, एक सार्वजनिक अपमान था। शाओ शिंग्यू अपने साथियों के सामने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहता था। आप क्यों हिचकिचा रहे हैं, यंग मास्टर जू? झांगे ने बनावटी आश्चर्य से कहा, कहीं ये अफवाहें सच तो नहीं हैं? मुझे लगता है कि आपको लिटिल गुई से अभिनय की शिक्षा लेनी चाहिए, जूजिमो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। माफ कीजिए, झांगे एकदम थम गया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें बलि का बकरा बनने के लिए क्या भुगतान किया गया था। जूजिमो खड़ा हुआ और मुस्कुराया, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, इनाम कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका आनंद लेने के लिए तुम्हें काफी समय तक जीवित रहना होगा। क्या अब तुम नाराज हो गए हो, जूजिमो? क्या तुम मुझे मार डालोगे? झांगे हंसा। भले ही आज मैं इतने सारे युवा अभिजात वर्ग के सामने मर जाऊं, कम से कम मैं तुम्हारा असली चेहरा तो उजागर कर दूंगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, जूजिमो ने धीरे धीरे अपनी घुमावदार तलवार निकालते हुए कहा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शाओ शिंग्यू के बगल में खड़े नीले वस्त्रधारी युवक ने खड़े होते हुए कहा, आप हद से ज्यादा कर रहे हैं, युवा स्वामी जू। भाई झांग तो बस आपकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपसे स्पष्टीकरण मांग रहे थे, और अब आप उन्हें मारना चाहते हैं। शाओ शिंग्यू भी खड़ा हो गया और चिल्लाया, जूजिमो, तुम क्या कर रहे हो? हमारा सच्चा मार्शल पवित्र मैदान पश्चिमी क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित संप्रदायों में से एक है, कोई डाकुओं का गिरोह नहीं। उप प्रभु के पुत्र के रूप में तुम हमारे संप्रदाय की छवि का प्रतिनिधित्व करते हो। मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। मुझे संप्रदाय की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है। बिल्कुल सही। जू किंगशान जैसे महान व्यक्ति का तुम्हारे जैसा पुत्र कैसे हो सकता है? हमें तुम्हारे साथ एक ही संप्रदाय में होने पर शर्म आती है। पूरा कमरा जूजिमो की निंदा करने वाली आवाजों से गूंज उठा, लेकिन उनमें से कई तो महज दर्शक थे। असल में केवल शाओ शिंग्यू के सहयोगी ही उनकी आलोचना कर रहे थे। अल्पविराम। जूजिमो ने बस मुस्कुराया और शांति से अपने भंडारण कक्ष से दो वस्तुएं निकाली। एक अंडाकार आकार की फॉर्मेशन डिस्क थी, जो लेवल 6 फॉर्मेशन थी, जो इंपीरियल मेरिडियन दायरे की एक घातक सरनी के बराबर थी। ये वही डिस्क थी जो उसने लुआंग से शर्त में जीती थी। दूसरा एक जेड का पेंडेंट था, जो स्वयं जू किंगशान का उपहार था। इसके भीतर उनकी दिव्य आत्मा का एक अंश था, जिसमें एम्पायरियन मेरिडियन दायरे की अर्थ शक्ति समाहित थी।
जैसे ही ये वस्तुएं प्रकट हुई, कमरा एकदम शांत हो गया। वहां उपस्थित कई शिष्य, जो अनुभवी और जानकार थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया। बस एक संक्षिप्त परिचय, जूजीमो ने लापरवाही से कहा। लेवल 6 फॉर्मेशन डिस्क और एम्पायरियन मेरिडियन दायरे के आधे चरण में एक दिव्य आत्मा क्लोन। पहले शोरगुल से भरा रहने वाला कमरा अब इतना शांत हो गया कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। कुछ शिष्य तो डर के मारे पसीने से तरबतर हो गए। मैं उसे मार डालूंगा, जूजीमो ने कमरे में चारों ओर देखते हुए कहा। किसी को कोई आपत्ति है? अब तो शाओ शिंग्यू भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जू किंगशान अपने बेटे की इतनी परवाह करता है कि उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसे दे दी।